So we will go ahead with nuclear physics, atomic nucleus. So if you remember in the last session, हमने just introductory part देखा था. We have seen what is a nucleus, what are its constituents, and then we have seen what is mass number, what is atomic number. उसके बाद isotope, isobar and isotones. यहाँ तक हमने introduce किया था concept को. So today we will start with reintroduction of that concept and then go ahead with more about nucleus. So now we are focusing only on atomic nucleus. तो अब तक हमने जितना भी theory part cover किया है, it was about atom. We have seen different models of atom, starting from Dalton, then Thomson, then Rutherford, then Bohr, and then de Broglie explanation of L equal to NH upon 2 pi. Now we will go ahead with atomic nucleus. कल हमने इसका थोड़ा सा part introduce किया है. So what you already know is, right at the center of atom, you have all the positive charge concentrated, and positive charge is concentrated in a small region of space known as nucleus. Nucleus के अंदर you have two different types of particles, protons and neutrons. तो इसमें protons and neutrons है, they are collectively called as nucleons. Total number of protons is known as atomic number and denoted by Z. इसको हम लोग बोलते हैं atomic number. And total number of nucleons, मतलब protons plus neutrons. So total number of protons plus neutrons is known as mass number. इसको मास नंबर बोलने का रीजन ये है बिकॉज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. देयरफॉर जो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा, कौन कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, वो मिलके क्या देंगे आपको, मास देंगे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मास नंबर. फिर हमने देखा था कि अगर हमको किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो वी रिप्रेजेंट दिस एलिमेंट बाय एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास नंबर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेड नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर. एंड क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जितने प्रोटॉन्स है इनसाइड द न्यूक्लियस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है इन ऑर्बिट्स. तो समटाइम्स ये जो एटॉमिक नंबर है, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट. और यहाँ पे वी राइट एन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर. तो ये जनरल नोटेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमेंबर, बहुत बार ये एन लिखते नहीं है, दे जस्ट स्पेसिफाई ए एंड जेड. तो बट बाय डिफॉल्ट यू शुड नो कि ये ए और जेड, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन. जेड इज एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट. ए इज मास नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. गुड. तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो यू विल रिप्रेजेंट एज एक्स, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे ए, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे जेड एंड राइट हैंड साइड पे एन. Then इसके बाद if you remember we have seen something called as isotope, isotopes, isotones and isobars. Iso मतलब same, equal in number, और टोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. आइसो मतलब सेम, बार मतलब सेम मास नंबर, एंड आइसोटोन मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो आइसोटोप्स जो होते हैं दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. फॉर एग्जांपल आपको पता होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है. एक है 1H1, दिस इज ओनली 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. एक है 2H1, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. तो 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम. फिर है ट्रिशियम, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. जब तक प्रोटॉन का नंबर सेम है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे Z कहाँ पे लिखते हो, इट इज इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब तक मैं ये नंबर नहीं चेंज करता, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम का नंबर चेंज नहीं होता, तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता. इसके लिए हमने डिफाइन करते हुआ था atoms of same element which has same number of protons but different number of neutrons, they are called as isotopes. Then we have seen what is isobar. Isobar are atoms which have same mass number. तो ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो, those are called as isobar. There are many examples of isobar, सेम मास नंबर का. अगर आपको पता होगा, कार्बन 14 भी होता है, नाइट्रोजन 14 भी होता है. You must have seen
कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14. So as you can see, they have same mass number. So these two atoms can be called as isobars. So isobars are atoms which have same mass number. फिर आइसोटोन्स भी होता है. आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नंबर सेम नहीं होता. एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर अगर चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाता है. आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर सेम था इसलिए एलिमेंट सेम था. आइसोटोन में न्यूट्रॉन नंबर सेम है लेकिन प्रोटॉन नंबर अलग है. तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, so they become atoms of different element. So atoms of different element which have same number of neutrons but different number of protons. Example you should know C13 और एक है N14. अगर आपको पता होगा इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं. 13 minus 6 is 7, 14 minus 7 is also 7. तो number of neutron क्या है? Same है. तो number of neutrons are same. So these are isotones of each other. ये C13 it is a short-lived species, मतलब ये बहुत जल्दी decay हो जाता है, but it exists. So atoms of different element with same number of neutrons but different number of protons are known as isotones. तो isotopes, isobar and isotones ये आपको पता होना चाहिए. तो आई थिंक कि हमने यहाँ तक कल देखा था. We have only introduced the concept up to isotones. Now we want to introduce the concept of size of nucleus. Sorry. So let us go ahead with size of nucleus. और याद रखना ये न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्टली थियोरेटिकल है. सिर्फ 2 टॉपिक है जिसमें थोड़ा बहुत डेरिवेशन आएगा, बाकी अदरवाइज इट इज जस्ट वेरी एंड वेरी सिंपल. तो नाउ यू रिमेम्बर हमने जब एटॉमिक मॉडल देखे थे तो एटॉमिक मॉडल में अगर मैं बोहर्स मॉडल की बात करता हूँ तो साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब हाइड्रोजन एटम है, इफ यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देन द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा, नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में ही होता है वो. अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी साइज ऑफ एटम इज सेम. But if we have more electrons, suppose we have 3 electrons, 4 electrons, 5 electrons, etc., etc. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ता है. तो if you have more number of electrons, it means the size of atom is also big. So as we already know, what we know is we have seen that मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारा फोकस सिर्फ न्यूक्लियस पे है, यस, बट हमको कंपैरिजन के लिए चाहिए. वी वांट टू कंपेयर द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड आल्सो द साइज ऑफ एटम. सो वी हैव सीन दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स means greater, larger the size of atom. और जब मैं ऐसा एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट में अज्यूम कर रहा हूँ. अगर हाइड्रोजन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही है, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑर्बिट में है तो साइज छोटा होगा. इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. तो डेफिनेटली लिथियम में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑर्बिट में देन यू हैव 1 मोर इलेक्ट्रॉन. तो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम इज आल्सो इंक्रीजिंग. अब समथिंग सिमिलर हैपेंस फॉर न्यूक्लियस आल्सो. न्यूक्लियस में जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ते हैं, मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैं न्यूक्लियॉन्स बोल रहा हूँ, मैं प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लार्जर इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो सिमिलरली more the number of nucleons means larger the size of nucleus. और ये लॉजिकल भी है. अगर मेरे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन नीड्स लेस स्पेस. अगर मैंने एक न्यूट्रॉन डाल दिया, अब
है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, लेकिन वो ड्यूटेरियम है। फिर मैंने अगर उसके बाद एक और न्यूट्रॉन डाल दिया तो 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, एक ट्रिशियम है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, मोर एंड मोर स्पेस विल बी रिक्वायर्ड। तो हाइड्रोजन से ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस हीलियम का होना चाहिए, क्योंकि हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। फिर हीलियम से ज्यादा होना चाहिए लिथियम का, फिर बेरिलियम का, बोरॉन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिक्वेंशियली चलते जाओ। फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमिलरली मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस लार्जर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अभी जो न्यूक्लियस का साइज है, रेडियस है मतलब बेसिकली, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is given by a formula। वो फॉर्मूला स्ट्रेट अवे तुमको याद रखना है। रेडियस ऑफ सम x एलिमेंट rx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r0। ये कांस्टेंट होता है 1.2 फेम्टोमीटर, 1.2 fm, 1.2 × 10⁻15 मीटर, into a raised to 1/3, where a is mass number। हाँ, वैल्यू करेक्ट लिखा हुआ है बुक में, तो 1.2 फेम्टोमीटर होता है ये। तो Rx मतलब रेडियस ऑफ x एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। और लॉजिकली मैंने वही बताया, ज्यादा मास नंबर का मतलब क्या है, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितना न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ेगा उतना ही साइज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ना चाहिए। तो रेडियस ऑफ x एलिमेंट, रेडियस ऑफ x एलिमेंट मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x एलिमेंट, न्यूक्लियस का रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू r0 a raised to 1/3, where r0 is some constant 1.2 fm। fm मतलब फेम्टोमीटर होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर। और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर में ही आता है हमेशा। तो दैट इज द फॉर्मूला टू नो द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अलग अलग एलिमेंट्स का फाइंड करना है तो वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जिसका ए नंबर मतलब मास नंबर 8 है, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 4 और 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है? बेरिलियम। तो इसका ए क्या है? 8। तो a raised to 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ कितना होगा? 2। तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा? r0 इंटू a raised to 1/3 मतलब 2। तो 2 इंटू r0 मतलब 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मतलब 2.4। 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। कौन सा एलिमेंट है ये? बेरिलियम। ओके, देन फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सम एलिमेंट जिसका ए नंबर इमेजिन 27 है, तो 27 मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जिसका क्यूब रूट पता है, मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए वही ले रहा हूँ। आई कैन टेक 9 10 11 12 13 14 एनीथिंग। तो लेट अस से ए इज 27। तो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ ए? 3। तो इस केस में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो रेडियस होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ, मतलब कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो जैसे जैसे ए नंबर मतलब मास नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइज भी न्यूक्लियस का बढ़ते जा रहा है। लेकिन साइज बढ़ने का मतलब डेंसिटी बढ़ना होता है कि नहीं होता है, वो चेक करना पड़ेगा। डेंसिटी इज समथिंग डिफरेंट थिंग। डेंसिटी मतलब क्या? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। लुक, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब नंबर बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, हमेशा नहीं होता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हो तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विल मीन इंक्रीजिंग डेंसिटी। अगर एरिया लिमिटेड है तुम्हारे पास तो, फॉर एग्जांपल अभी हमारे टाउन ले लो, कुछ साल पहले तक, 15-20 साल पहले तक, 25 साल पहले तक यहाँ पे अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। पॉपुलेशन बढ़ना है मतलब लोग क्या करते थे, अपना अलग से प्लॉट ले लेते थे, थोड़ा सा बाहर घर बना लेते थे। तो ओवरऑल डेंसिटी क्या था? कांस्टेंट था। किसी भी पर स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पीपल वेयर कांस्टेंट। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी स्पेस कम है। स्पेस कम है तो व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ वी आर हैविंग अपार्टमेंट्स हियर। तो उतने ही लैंड एरिया में अब ज्यादा लोग रहते हैं। तो जब जब वॉल्यूम फिक्स हो, यहाँ पे एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी के केस में एरिया, जब तुम्हारे पास एरिया लिमिटेड है और पीपल आर इंक्रीजिंग, देन डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। करेक्ट। अब हमको ये चेक करना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रहा है कि डेंसिटी कांस्टेंट रह रहा है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट और न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। तो हमको पता है व्हाट इज डेंसिटी। सो लेट अस टॉक अबाउट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और इंपॉर्टेंट है,
इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डेंसिटी बढ़ रहा है कि डेंसिटी कम हो रहा है? कम तो होगा नहीं, बट डेंसिटी कांस्टेंट रह रहा है क्या? लेट अस चेक व्हाट इज डेंसिटी बाय द वे, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? अब मास कैसे फाइंड करोगे? टोटल मास मतलब कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करते हो? मास नंबर क्या है? ए, बट ये मास नंबर है, दिस गिव्स यू ओनली मास ऑफ protons and neutrons. Mass of each proton is mp, और हमने देखा था कि approximately it is equal to mn. तो mass of proton and neutron are approximately equal. They're approximately equal, they're not exactly equal, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है. Let us say इसको मैं बोल देता हूँ small m. तो I will denote mass of each proton and each neutron by small m. हमारे पास अगर 10 न्यूक्लियॉन्स है, 5 प्रोटॉन्स है, 5 न्यूट्रॉन्स है, और हर एक का मास m है, तो टोटल मास कितना है? 10m. अगर हमारे पास मान लो, इमेजिन इफ आई हैव फॉर एग्जांपल लेट अस से 20 न्यूक्लियॉन्स, हर एक का मास m है 20m. तो a क्या है? ये नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, और हर एक का मास कितना है? m. तो टोटल मास कितना हो गया? ma अपॉन टोटल वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? न्यूक्लियस के वॉल्यूम, क्योंकि रिमेंबर हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस जैसे एटम के मॉडल है, वैसे न्यूक्लियस के भी मॉडल्स है. जैसे एटॉमिक मॉडल है ना, पहले था इंडिविजिबल डाल्टन, फिर डिविजिबल बट देन पॉजिटिव चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस पॉजिटिव चार्ज, थॉमसन मॉडल. फिर आया रुदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल. वैसे वैसे न्यूक्लियस के भी मॉडल्स है. वो आपको सिलेबस में नहीं है, बट देयर आर डिफरेंट मॉडल्स. उसमें से एक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल. मतलब न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ लिक्विड ड्रॉप एंड इट इज रफली टेकन टू बी स्फेरिकल इन शेप. तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही वहां से किया. मैंने न्यूक्लियस को क्या दिखाया? स्फेरिकल शेप दिखाया, राइट? तो वो आपको सिलेबस में तो नहीं है, बट यू शुड नो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉडल्स. और हमको ये पता है, वी नॉर्मली टेक द न्यूक्लियस टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 IR³. तो 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब लेने के पीछे सिंपल सा रीजन है दैट यू ट्रीट न्यूक्लियस एज अ स्फीयर. कोई और शेप लोगे तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब नहीं आएगा वहां पे. देन बट व्हाट इज आर? ये जो हमने यहाँ पे आर का इक्वेशन लिखा है, R0 a⁻⁴, राइट? बट R इक्वल टू R0 a⁻⁴. याद रखना ये R0 क्या है? क्या है? कांस्टेंट है. और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो व्हाट यू गेट इज देयरफॉर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना आएगा? ma अपॉन 4/3 पाई R³ मतलब R0 a⁻⁴ का क्यूब. तो देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू ma अपॉन 4/3 पाई R0³ a⁻⁴ का क्यूब इज a और a हो गया कैंसल. तो देयरफॉर यू विल हैव रो इक्वल टू 3 ऊपर गया 3m अपॉन 4 पाई R0³. 3 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, बिकॉज m इज मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो तो कांस्टेंट ही है. 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है. देयरफॉर डेंसिटी इज कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, डेंसिटी इज कांस्टेंट. हेंस न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस मस्ट इंक्रीज. क्योंकि अगर साइज सेम रह जाता न्यूक्लियस का, तो इसका मतलब क्या होता कि वहां पे उतने ही रीजन के अंदर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आते जा रहे हैं. तो मोर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट वॉल्यूम इज सेम, मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस. तो डेंसिटी कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है. इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. न्यूक्लियर डेंसिटी आपको पूछते हैं, एक एलिमेंट का देते हैं, दूसरे एलिमेंट का पूछते हैं, सेम ही आएगा. अगर मेरे पास जितना हीलियम का न्यूक्लियर डेंसिटी है उतना ही ऑक्सीजन का भी आएगा, बिकॉज इट इज कांस्टेंट. तो ये आपको एक होमवर्क है, ये आप फाइंड करके रखो. सिंपल है. m तो बताइए 1.6 × 10⁻27. R0 तो मैंने बताया अभी 1.2 × 10⁻15. तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करके रखो, काम में आएगा. देयरफॉर न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट.
तो अब तक सो फार न्यूक्लियर फिजिक्स में, एटॉमिक न्यूक्लियस में हमने अभी तक एक जनरल पिक्चर डेवलप किया। बिफोर वी गो अहेड, ये सब दिमाग में रहना चाहिए। व्हाट वी हैव सीन सो फार इज inside a nucleus you have two types of particles, one is charged, one is uncharged. Charged particles are known as protons. Mass of proton is mp, which is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. Charge on proton is positive e, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then you have neutrons whose mass is roughly the same as that of protons, again 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram, but they are neutral, they do not have any charge. Total number of protons inside the nucleus is known as atomic number. Total number of nucleons, मतलब neutrons plus protons, is known as mass number. Correct? किसी भी एलिमेंट को लिखना है तो यू डिनोटेड बाय एक्स ए, मतलब मास नंबर लिखते हो ऊपर और जेड नंबर लिखते हो नीचे. समटाइम्स यू आल्सो राइट डाउन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आल्सो. वो हमको आगे जाके काम में आएगा थोड़ी देर में, आज या कल में भी, जब हम रेडियोएक्टिव डीके सीखेंगे तो यू विल हैव टू नो ऑल दिस. उसके बाद we have seen isotope, isobar, isotones. Then today we have started off with size of nucleus. तो जैसे जैसे number of electrons बढ़ते हैं तो atom का size बढ़ता है, क्योंकि then electrons will start occupying higher and higher energy levels. Similarly, जैसे जैसे number of nucleons बढ़ते हैं तो size of nucleus भी बढ़ता है, but nucleus के size के बढ़ने के साथ उसका density change नहीं होता है, density remains constant. This is what we have seen so far. अब before we go ahead with further on nucleus, थोड़ा सा एक important चीज है that we should know. Last year मतलब 11th में you have seen 4 fundamental forces of nature. एक था gravitational force, और सारे properties पता होने चाहिए. Gravitational force is only attractive force. It acts between two masses. जहां जहां mass होगा, मतलब जहां जहां matter होगा, वहां वहां क्या होगा, gravity होगा, right? So according to Newton's law of gravitation, any two masses, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them. तो m1 m2 by r square. उसके कुछ प्रॉपर्टीज थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. कितना रेंज है? इन्फिनिटी. मतलब ऐसा नहीं है कि दो मासेस के बीच में इतना डिस्टेंस होगा तो ही वो एक्ट होगा, सिर्फ जैसे से दूर जाएगा फोर्स कम होगा, बट इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स व्हिच मींस दैट द फोर्स विल एक्ट अप टू इनफिनाइट डिस्टेंसेस. करेक्ट. फिर हमने देखा था इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवीनिंग मीडियम, मतलब दो मासेस के बीच में कुछ है या नहीं है, जैसे वैक्यूम है, या फिर कुछ है, मैंने वाटर भर दिया दो मासेस के बीच में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम. उसके बाद एक फोर्स देखा था हमने जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन मूविंग चार्जेस, क्योंकि जब चार्जेस स्टैटिक होते हैं देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. जब यही चार्जेस मूव होते हैं तो व्हेन चार्जेस मूव एडिशनली दे जनरेट मैग्नेटिक फील्ड्स, तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. When charges move, they generate both the types of fields, electric field and magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो था वो कूलम्ब्स लॉ से आता है 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. और जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो भी हमने देखा था, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस q v bar क्रॉस b bar. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे चार्ज ने जनरेट किया और पहला चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में मूव हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी है. टोटल मिला के आप उसको बोलते हैं लोरेंट्ज फोर्स. Force due to electric field plus force due to magnetic field is called as Lorentz force. तो उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज थे, जैसे ये जो फोर्स था ये या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव हो सकता है. इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है. दो चार्जेस को आपने एयर में रखा तो अलग, उसी दो चार्जेस को वाटर में रख दिया तो 1/80 टाइम्स हो गया फोर्स. तो पता होना चाहिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंजेस. 1/4 pi epsilon 0 k लिखते हो आप q1 q2 by r square. तो एनीवेज वो अभी इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर फिजिक्स. सिर्फ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज देयर, ये सब क्यों बताना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फोर्सेस की. जैसे ग्रेविटेशन था ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन चार्जेस. तो अगर मैंने दो सेम टाइप के चार्जेस लिए
और याद रखना जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है इन्फिनाइट रेंज, इसका भी इन्फिनाइट रेंज है, और जहां जहां पे 1/r² आया उसको आप बोलते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ है क्या? यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या? यस। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो आप देखते ही 1/r², लेकिन बायोट सेवर्ट लॉ में भी देखते हो आप 1/r²। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। द क्वेश्चन हियर इज, जहां जहां चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं वहां वहां पे फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस। तो अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करने चाहिए कि रिपेल करने चाहिए? रिपेल करने चाहिए। वेरी गुड। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? व्हाट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15। वेरी गुड। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने बोला था कि ए नंबर इज 8, मतलब 4 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। ऐसे अलग अलग न्यूक्लियस है, हो सकता है 10 प्रोटॉन हो, 10 न्यूट्रॉन्स हो सकता है 20 प्रोटॉन्स हो एक न्यूक्लियस के अंदर। बट यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी तुमने बोला कि कूलम्स लॉ के हिसाब से टू सेम टाइप ऑफ चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर। फिर तुम बोल रहे हो कि इतने छोटे से रीजन में 10⁻⁻15 मीटर, इतने स्मॉल रीजन में आप बोल रहे हो कि 10 प्रोटॉन 20 प्रोटॉन साथ में है। कैसे हो सकते हैं साथ में? दे शुड बेसिकली रिपेल ईच अदर, है ना? अभी मैंने पूछा ना, मुझे बताओ दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, तुमने बोला रिपेल करेंगे। फिर ऊपर से तुम बोल रहे हो नहीं न्यूक्लियस के अंदर तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो तीसरे टाइप का फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हमको एक शॉर्ट रेंज फोर्स कंसिडर करना पड़ता है। शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर तक ही इफेक्टिव है। इससे बड़ा डिस्टेंस हुआ तो कूलम्ब फोर्स डोमिनेट करता है। मतलब होता क्या है? मतलब होता ऐसा है कि अगर मेरे पास दो प्रोटॉन्स है, वो रिपेल कर रहे हैं, ट्रू, दैट इज करेक्ट। बट अगर इन दोनों को समहाउ हम पास में लाए, पास में लाए, पास में लाए, जैसे ही 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, नाउ दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अभी रिपल्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम डिस्टेंस पे एक अलग ही फोर्स एक्ट होने लगता है जिसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर क्यों? क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्टिव होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे इफेक्टिव होता है, राइट? और स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर है। क्योंकि अब यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, रिपल्शन का फोर्स रिपेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कूलम्बिक फोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बिफोर वी गो अहेड ऑन फर्दर theory, we must know what is strong nuclear force, and we must know also what are the properties of this force. इस फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स आया कहां से? तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि वी नो दैट टू प्रोटॉन्स शुड रिपेल ईच अदर, but inside the nucleus they are attracting each other. So in order to explain the stability of nucleus, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाला टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। और ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो तभी भी नहीं समझ में आएगा। तो दोनों चीज पता होनी चाहिए in order to explain sorry, in order to explain the stability of nucleus, we need to consider a short range strong force, a short range strong force, a short range strong force, which is known as strong nuclear force, known as strong nuclear force, known as strong nuclear force. And this force
दिस फोर्स एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब दिस फोर्स बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल इन बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, मतलब प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने का काम करता है ये। तो एक प्रॉपर्टी तो अभी आपको समझ में आ गई कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी एक्ट करेगा, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी एक्ट करेगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी एक्ट करेगा, मतलब बेसिकली इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। तो वो हर और इक्वल होता है, जितना प्रोटॉन प्रोटॉन में उतना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में। तो दिस strong force binds the nucleons together inside the nucleus, So let us have a look at properties of this force. हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मैंने नोट्स में भी एकदम सिंप्लीफाइड करके दिया है, उतना ही पता होना सफिशिएंट है। पहला प्रॉपर्टी, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, और उससे भी पहले इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये रिपल्शन नहीं होता यहाँ पे, देयर इज नो रिपल्शन। प्रोटॉन प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, सो इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। नंबर 2, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स का रेंज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, इसलिए तो इसको न्यूक्लियर बोलते हैं क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही ये इफेक्टिव है। एज सून एज प्रोटॉन गोज आउटसाइड द न्यूक्लियस इट विल बी रिपेल्ड। सपोज 10 में से समहाउ एक प्रोटॉन बाहर चला गया, मैं सिर्फ ये इमेजिनरी आइडिया बता रहा हूँ आपको, ऐसा समहाउ बाहर नहीं जाता है वो, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंड इनसाइड, एनर्जी आर सो हाई कि न्यूक्लियॉन्स में से एक को भी निकालना है तो बहुत डिफिकल्ट है। तो दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंडेड इनसाइड, लेकिन एक चला गया तो अंदर जितने भी बचेंगे वो जो बाहर गया उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। अभी इंटरवेनिंग मीडियम लाओगे कहाँ से तुम? ग्रेविटी तो समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे अर्थ और मून है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन दोनों में एयर है, दो चार्जेस लिए मैंने, दोनों को 1 मीटर दूर रख दिया, उन दोनों में पानी भर दिया बीच में स्पेस में, और ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हो। न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻15 मीटर है। ऑलरेडी दे आर सो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इतना कंजेस्टेड है, 10⁻⁻15 मीटर, तो दो चार्जेस में मीडियम होने का तो सवाल ही नहीं आता है। तो वो पॉइंट लिख के भी यूजलेस है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, देयर इज नो सेंस इन राइटिंग दैट। लेकिन इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या? दैट इज द फोर्स इज सेम फॉर, the force is equal in magnitude, of course, equal for proton proton, proton neutron and neutron neutron. So these are some important points जो आपको पता होने चाहिए strong nuclear force के properties. It is only attractive in nature. It is a short range force. It does not obey inverse square law. मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जब तक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है तब तक फोर्स की वैल्यू सेम है, राइट? जैसे ही न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर गया, फोर्स खत्म हो गया। तो इट इज नॉट लाइक इनवर्स स्क्वायर लॉ कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, इनफिनिट डिस्टेंस तक फोर्स है ही, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स सिर्फ कम होता जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर ये बाउंड्री लिमिट है, जैसे ही बाहर गया फोर्स 0 हो गया, खत्म। So it does not vary as inverse square law. So it does not obey. It does not obey inverse square law. Inverse square law. यहाँ तक क्लियर? तो अब
हमको जो आगे के टॉपिक सीखने हैं उसके लिए ये प्रॉपर्टीज पता होना ही जरूरी थे। यू शुड नो व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यू शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। मैं यहाँ से आगे मास डिफेक्ट से आगे आपको एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, सप्लीमेंट्री नोट्स। मैंने ऑलरेडी जो नोट्स दिए वो आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसमें, और टेक्स्ट बुक के कंटेंट में स्टोरी जैसा लिखा हुआ है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो आई विल गिव यू सम नोट्स विच आर पॉइंट वाइज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतने ही पता हो गया सफिशिएंट है, तो बहुत ज्यादा हमको देखना नहीं है। तो दिस पॉइंट ऑनवर्ड यू विल गेट सप्लीमेंट्री नोट्स बाय टुमारो। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट के आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े बहुत इक्वेशंस इन्वॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो सो फार हमने एक फाउंडेशन बना लिया, बेस बन गया कि हमको अगर न्यूक्लियर फिजिक्स सीखना है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट के आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, 3-4 फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो बेसिक आइडिया एक बार क्लियर हो गया, तो नाउ वी कैन गो अहेड टू समथिंग कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास 5-5 किलो के 4 बॉल्स थे, लेट अस रेड बॉल्स, 5-5 किलो के 4 है, तो रेड बॉल्स कितने हैं? 4 है। और मेरे पास 10-10 किलो के 4 बॉल्स है, लेट अस से ब्लू बॉल। उसको मैं कैरी बैग में डाल देता हूँ, उस कैरी बैग का खुद का मास नहीं है। हाँ, तो तुम मुझे बताओगे अब, नहीं तुम मुझे बताओगे मिस्टर हीरो, अभी तुम आज से तुम्हारा नाम हीरो है जो पढ़ाई में जीरो है, तो एनीवेज तो मुझे बताओ, उस कैरी बैग में मैंने 4 रेड बॉल डाले जिसका मास था 5 किलोग्राम ईच, और उसी कैरी बैग मैंने 4 ब्लू बॉल डाले जिसका मास था 10 किलोग्राम ईच। नो वन एल्स विल से व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दैट बैग, बताओ। अरे मैंने बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने बोला 5-5 किलो के 4 बॉल है रेड कलर के, तो टोटल 20 हो गया, और 10-10 किलो के 4 बॉल है तो टोटल 40 हो गया। तो 40 + 20 कितना होता है? तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था कि वो जो बैग है और बैग का खुद का मास नहीं है, तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस बैग इज 60 किलोग्राम, करेक्ट। अब हम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, वेरी गुड। तो इनसाइड दिस न्यूक्लियस व्हाट यू हैव इज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जब हम इसका मास मेजर करेंगे, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन। जैसे मैंने बोला रेड बॉल 5-5 किलो के 4, आपने क्या किया 5 × 4 बराबर, मास ऑफ ईच बॉल को नंबर ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने मास ऑफ ईच प्रोटॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ टोटल मास ड्यू टू प्रोटॉन्स निकालने के लिए मास ऑफ ईच प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है, राइट। सिर्फ प्रोटॉन्स है कि न्यूक्लियस के अंदर? नहीं है, नहीं है। तो फिर और कौन है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस शुड बी द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक्सपेक्टेड मास है। तो लेट अस से दिस इज एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अगर मेरे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है 1 प्रोटॉन वाला, तो मुझे मिलना चाहिए Mp। अगर मेरे पास ड्यूटेरियम है तो मुझे मिलना चाहिए 2 Mp, क्योंकि Mp + Mn। अगर ट्रिशियम है तो Mp + 2 Mn। अगर हीलियम है तो 2 Mp + 2 Mn। लिथियम है तो 3 Mp + 3 Mn। ऐसा हमको मास मिलना चाहिए न्यूक्लियस का। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं हम लोग, तो हमको मास जो मिलता है वो कम मिलता है। लेट अस से दिस इज ऑब्जर्व मास, मेजर्ड मास M। तो एक्सपेक्टेशन क्या था? अगर उस न्यूक्लियस के अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो मास कितना मिलना चाहिए? ZMp + NMn। Mp is mass of each proton, Z is number of protons, तो प्रोटॉन से कितना मास आ गया? ZMp। N is number of neutrons and mass of each neutron is Mn, तो न्यूट्रॉन से कितना आ गया? NMn। तो टोटल मास कितना मिलना चाहिए? ZMp + NMn। तो हम अब एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशनल मास है, जो मेजर्ड मास है, जो एक्सपेरिमेंटल मास है, उसकी वैल्यू
इससे कम आती है। आनी कितनी चाहिए थी? इतनी, लेकिन मिला क्या? उससे कम। तो फिर ये जो मास डिफरेंस है इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा एम से। तो व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट डिफाइन कैसे करोगे? मास डिफेक्ट इज अ डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा मास? मेजर्ड मास। So it is seen that measured mass of the nucleus is less than the mass of its constituents. क्योंकि कौन कौन constituents थे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो मास का डिफरेंस है, जो हमको मास कम मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। तो डिफाइन कैसे करोगे? तो मैं विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडिया। तो जो बैग का मास था, जो एग्जांपल दिया था मैंने, 60 किलोग्राम मिलना चाहिए, क्योंकि रेड कलर के 4 बॉल का 5-5 किलो मास था, तो 20 वहां से आ गया। ब्लू कलर के बॉल 10-10 किलो के थे, तो वहां से 40 आ गया। 60 मिलना चाहिए, मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, मुझे 58 ही मिल रहा है। 2 किलोग्राम मिसिंग है। कहाँ से मिसिंग है? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, हमारे पास जितने न्यूक्लियॉन्स थे उतना हमको टोटल मास मिलना चाहिए था, लेकिन हमको मिलता है उससे कम। तो ये जो डिफरेंस इन मास आ गया उसको बोलते हो मास डिफेक्ट। ये क्यों हुआ वो भी समझेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि व्हाट इज दिस मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? मास डिफेक्ट को कैसे डिफाइन तो ये करोगे? द डिफरेंस इन ऑब्जर्व मास एंड एक्सपेक्टेड मास। एक्सपेक्टेड मास मतलब सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये जो डिफरेंस आता है वो उसको क्या बोलते हो? मास डिफेक्ट। सो we know that a nucleus has z number of protons, and n number of neutrons, therefore it is expected that the mass of nucleus must be zmp plus nmn, where z is atomic number, mp is mass of proton। वो बात अलग है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली रफली सेम है, वो बाद में देखेंगे। n इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर आपको याद होगा a इक्वल टू z प्लस n, तो n इक्वल टू a माइनस z, राइट? दैट इज न्यूट्रॉन नंबर। देन व्हाट इज mn? mass of neutron। but experimentally it is seen that it is found that the measured mass of nucleus is less than the mass of its constituents। मतलब expected mass of its constituents। कौन कौन constituents थे? protons and neutrons। So this difference in expected mass, मतलब this difference in mass of constituents and the measured mass is known as mass defect। Therefore, the difference in the measured mass and the mass of its constituents, मतलब the mass due to sum of protons and neutrons and mass of its constituents is known as mass defect।
is known as mass defect. Therefore, mass defect delta M is equal to ZMP plus NMN माइनस मेजर्ड मास m. इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. लुक, द आइडिया हियर इज, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था तो चार्जेस को कहां से लाए थे? इनफिनिटी से लाए थे. तो सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है विच इज एम्प्टी इनिशियली. ये एक न्यूक्लियस है विच हैज नो प्रोटॉन्स नो न्यूट्रॉन्स. अब मैं पहला प्रोटॉन लाया, इसके अंदर रख दिया. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? 0, नथिंग टू अपोज. अब आप दूसरा न्यूक्लियस, दूसरा प्रोटॉन ला रहे हो न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. रिपल्शन होगा. तो अगर आपको याद होगा, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जब हम पहला चार्ज लाते हैं तो नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नथिंग टू अपोज. हम तो दूसरा चार्ज लाते हैं, देन वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट. तो वो याद है आपको? वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स वाज Q into V, where Q is a charge that you are moving and V is the potential due to already existing charge. फिर अगर आप तीसरा चार्ज लाते हो तो पहले दो चार्ज अपोज करने लगते हैं. उस केस में अगर आपको वर्क डन याद होगा, आप तीसरा चार्ज ला रहे हो, तीसरे चार्ज को पहले ने भी अपोज किया और तीसरे चार्ज को दूसरे ने भी अपोज किया. फिर आप चौथा चार्ज ला रहे हो तो चौथे को तीनों अपोज करेंगे. Q4V1 प्लस Q4V2 प्लस Q4V3, where V1 is the potential due to first charge. जहां पे आपको फोर्थ चार्ज रखना है, उस पॉइंट पे पहले चार्ज का कितना पोटेंशियल है? V2 is potential due to second charge at the location of fourth charge. V3 is the potential of third charge at the location of fourth charge. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोजिशन है, तो हमको वर्क डन करके लाना पड़ेगा इसको, चार्जेस को. अब वर्क डन तो होता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये जो दूसरे प्रोटॉन को लाने में वर्क हुआ, राइट, दैट इज नथिंग बट एनर्जी. वर्क इज एनर्जी. तो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी यूज होगा यहाँ पे टू ब्रिंग द प्रोटॉन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन. और इसको इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे, इतने स्मॉल डिस्टेंस पे लाना है कि न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाए. तो 10⁻⁻15 मीटर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस. उसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा, वेरी हाई अमाउंट ऑफ वर्क. कहाँ से आया वर्क? किसने किया? हमने तो नहीं किया. जब ये न्यूक्लियस बना था हम थे ही नहीं. हम तो इंसान तो बहुत बाद में है ना. तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सपेरिमेंटली हमने किया. किसने किया? है तो एनर्जी इज यूज्ड. तो बात सही, एनर्जी कहाँ से आया? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एनर्जी आया कहाँ से? कहाँ से आया? यू नो E = mc². व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E = mc²? मैंने बताया था, इसलिए मैंने बताया था एनर्जी मास रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी. मतलब ये जो प्रोटॉन्स का बाइंडिंग हो रहा है, one proton is going very near to another proton, overcoming the force of repulsion. उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, जो वर्क होता है, वो उसके खुद के मास का ही एक पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. मतलब जो हमको मास डिफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, मास कम आ रहा है, इसका मतलब उतना मास कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में, टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर. तो ऐसा अगर हम और एक प्रोटॉन लाए इनफिनिट डिस्टेंस से, then again work will be done. और प्रोटॉन लाए तो वर्क विल बी डन. और वर्क डन मतलब एनर्जी. ये एनर्जी सप्लाई कोई कर नहीं रहा है एक्सटर्नल, तो कोई नहीं कर रहा है, तो कहाँ से आया? इनके पास खुद के ही मास का एक पार्ट कन्वर्ट हो गया एनर्जी में. एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर, एंड हेंस दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. तो सिर्फ प्रोटॉन्स के लिए होगा क्या? नहीं, न्यूट्रॉन्स के लिए भी होता है. अब न्यूट्रॉन्स के लिए क्यों होता है? फिर आप तो बोलोगे, ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. आप बोलोगे वी कैन अंडरस्टैंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज न्यूट्रॉन न्यूट्रल है.
लेकिन देन यू शुड नो न्यूट्रॉन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, लेकिन क्वार्क चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में इंटरेक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्वार्क्स। आई एम नॉट सेइंग दे विल रिपेल ईच अदर, वो बहुत हायर लेवल का फिजिक्स हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने के लिए, अभी प्रोटॉन्स को साथ में लाने के लिए ऐसा बोल दिया मैंने क्योंकि वहां पे रिपल्शन फोर्स था, तो समझ में आ जाता है। रिपल्शन फोर्स था तो उस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करना है, ओवरकम करके उसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे लाना है, तो स्मॉल डिस्टेंस पे लाना है तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन मतलब एनर्जी है। कहाँ से एनर्जी? तो उसी के मास का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया इन बाइंडिंग द न्यूक्लियन टुगेदर, इन बाइंडिंग द प्रोटॉन्स टुगेदर। फिर आप न्यूट्रॉन्स को कैसे समझाओगे? इसके लिए फिलहाल हम लोग उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। वी विल से that the total amount of energy in binding the nucleons together is known as binding energy, and this binding energy comes from the mass of nucleon itself, hence the measured mass is less than the expected mass। तो ये जो मास डिफरेंस है वो कहाँ गया? वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में यूज हो गया। और एक चीज याद रखना, जितना एनर्जी बाइंड करने में लगता है उतना ही उसको तोड़ने में लगता है। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के केस में पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितना था? -13.6, ये था बाइंडिंग एनर्जी। और अगर मुझे आयोनाइज करना है, मतलब मुझे फ्री करना है, तो +13.6। मतलब अभी और एक चीज कनेक्ट कर लो, पहले मैंने इसलिए उस दिन आपको बताया था एक चीज कि जब यूनिवर्स नया फॉर्म हुआ तब एटम्स नहीं थे, तब न्यूक्लियस भी नहीं था, तब था ओनली वेरी हॉट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स अलग, न्यूट्रॉन्स तो थे नहीं, न्यूट्रॉन्स बाद में बने, इलेक्ट्रॉन्स अलग, न्यूट्रॉन्स बाद में बने। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे वर मूविंग वेरी रैपिडली, वेरी हाई स्पीड्स, बहुत ही ज्यादा स्पीड था, तो वो एक दूसरे के पास में टाइम स्पेंड करते नहीं थे, तो अट्रैक्शन का फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे यूनिवर्स एक्सपांड हुआ, कूलिंग डाउन स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर कम होने लगे, टेम्परेचर कम होना मतलब थर्मल एनर्जी कम होना, थर्मल एनर्जी कम होना मतलब स्पीड कम होना, तो पार्टिकल्स का स्पीड जैसे जैसे कम होते गया, तो नाउ दे स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम इन द फील्ड ऑफ ईच अदर एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेकिन उसके बाद क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? प्रोटॉन के सराउंडिंग में, ऑर्बिट में आ गया, रिवॉल्व होना चालू हो गया। उससे पहले कहाँ था? फ्री था। फ्री था मतलब कहाँ था? कहाँ था? इन्फिनिटी ऑर्बिट में था, बराबर। तो वो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में आया, जब रिवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है मेरे पास इतना सारा एनर्जी है मैं आ जाता हूँ, ज्यादा एनर्जी है तो वो नहीं आ सकता है वहां पे। मोर एनर्जी मीन्स मोर थर्मल एनर्जी मीन्स मोर वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन कैनॉट सेट इटसेल्फ इनटू सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन दिस केस इज अ सिंगल प्रोटॉन। तो अगर उसको सर्कुलर मोशन में आना है, ऑर्बिट में आना है, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके आना पड़ता है। तो जब भी याद रखना, दैट इज वाई तो हम बोलते हैं ना, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। तो वो एनर्जी रिलीज करके आया है, खुद का एक्स्ट्रा एनर्जी दे के आया है। अब जाना है तो फिर वो लिए बिना जाएगा भी नहीं, वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं मेरा एनर्जी दे के आया हूँ, मेरा लॉस है इसमें। हाँ तो तुझे अभी मेरे को नहीं रखना है, इधर भगाना है, चल मैं जाता हूँ, मेरा जितना एनर्जी दे के आया था उतना का उतना वापस चाहिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जितना बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब जितना न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए एनर्जी लगा, उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना बाइंड करने में लगा है उतना का उतना उसको ब्रेक करने में भी लगेगा, तो इसका अल्टरनेट डेफिनेशन बन जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में जितना एनर्जी लगेगा वो भी क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी। मतलब फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, बनाना और तोड़ना, दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है। दोनों को क्या बोलोगे? बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? कौन सा बाइंडिंग एनर्जी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अभी मोर ऑन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वी विल टेक टुमारो।